और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है लोक प्रशासन के सिद्धांत, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 यूनिट हम देख चुके हैं। टोटल 8 यूनिट है, इसमें भी ये तीसरा यूनिट है, तो इसको आज कंप्लीट करेंगे। और ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उससे संबंधित कॉलेज के स्टूडेंट के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें हम पहला क्वेश्चन जो देखेंगे वो कह रहा है कि संगठन संरचना जो रणनीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का एक अनूठा संयोजन दिखाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है सी, नेटवर्क संगठन के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है किस तरह के संगठन में नियम, कर्तव्य और जिम्मेदारियां लिखित दी जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन, यानी कि जहाँ पे क्या है नियमों, कर्तव्यों और इस पे जो है ध्यान दिया जाता है, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। अगला है समूह की गतिविधियों के सबसे लोकप्रिय तरीकों में एक क्या है, तो वो है प्रकार्य। 4th नंबर क्वेश्चन है कार्य का सामाजिक वातावरण लोगों को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है, न कि अकेले प्रबंधन द्वारा प्रभावित होता है। यह जो है किसका प्रस्ताव है, यह किसका मुख्य प्रस्ताव है। तो संगठन का जो नवशास्त्रीय सिद्धांत है उसका ये प्रस्ताव है कि कार्य का सामाजिक वातावरण लोगों को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित भी होता है, न कि अकेले प्रबंधन द्वारा प्रभावित होता है। अगला है ग्रेकुनास का नाम किसके साथ जुड़ा है। तो नियंत्रण की अवधि के साथ ग्रेकुनास का नाम जुड़ा हुआ है। विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों का कार्य करने वाला समन्वय क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWOT स्वाट दृष्टिकोण एक संगठन के निम्न का आकलन करता है। तो यहाँ पे एक तरीके से स्वाट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड ये प्रेट नहीं है, थ्रेट एनालिसिस है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ए। थ्रेट एनालिसिस का मतलब होता है संकट की पहचान या विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ सूट जो है क्लियर नहीं है कि क्या है, बट इसमें सही आंसर है बिक्री प्रबंधक। बाकी देखिए एक तरीके से मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं, परिचालक अधिकारी हैं, ये तीनों सूट के अंतर्गत आएंगे, बिक्री प्रबंधक नहीं आता है। 9th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकरण अधिकांश संगठनों में पाए जाते हैं। तो सूत्र प्राधिकरण होते हैं, कर्मचारी प्राधिकरण और कार्यात्मक प्राधिकरण, ये जो है तीनों ही ये संगठनों में पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी, बी, सी तथा डी। अनौपचारिक, यहाँ पे कह रहा है अनौपचारिक समूह की संरचना प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो गोपनीय सूत्र कहा जाता है इसको। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक संगठनों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, प्रमुख कार्य कैसे होते हैं। तो ये जो है अति व्यापित होते हैं, मतलब क्या होता है एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं और ओवरराइड कह सकते हैं कि एक दूसरे से क्या होते हैं बहुत ही अधिक संबंधित होते हैं। मैट्रिक्स संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मैट्रिक्स जो संगठन है उसके बारे में क्या सही नहीं है। तो यह कार्यात्मक और उत्पाद संगठन का संयोजन है, ये तो सही है। उत्पाद विभाग पैदा होते हैं क्योंकि उनके लिए आवश्यकता होती है, सही है। टीम के सदस्यों के पास कार्यात्मक घर होता है जब उनकी परियोजना पर आवश्यकता नहीं होती। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बी जो है सही आंसर है कि कार्यात्मक विभाग एक मैट्रिक्स संगठन के स्थायी जोड़ नहीं है। इसमें बी जो है सही है। मैट्रिक्स संगठन के संबंध में क्या सही नहीं है। तो कार्यात्मक विभाग एक मैट्रिक्स संगठन के स्थायी जोड़ नहीं है, ये सही नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दल खिलाड़ियों को बनाने की चुनौती वहाँ सबसे बड़ी होगी जहाँ राष्ट्रीय संस्कृति कैसी हो, व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी मतलब सब क्या अपना अलग अलग क्या है संस्कृति है, तो ऐसे में एक टीम बनाने में थोड़ी क्या होगी दिक्कत होगी, क्योंकि सबकी संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, एकता नहीं है, समानता नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है एक संगठनात्मक संस्कृति की घटनाएं निम्नलिखित हैं, क्या है। तो ग्राहक अभिविन्यास और कर्मचारी नीतियाँ, गुणवत्ता अभिविन्यास, निर्देशन और अभिप्रेरक शैली, निर्णयन, उत्पाद और सेवाएं तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व, प्रतिस्पर्धा के प्रति प्रतिक्रिया और राष्ट्र के प्रति आभार। ठीक है, तो इसमें सही आंसर डी है, ए, बी, सी और डी। इसमें जो ई स्टेटमेंट है भूमिका, अस्पष्टता, व्यापार समन्वित, ये सही नहीं है। अस्पष्टता से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। हमारे देश में पंचायतों को गांव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा दी गई धनराशि को तय करने और खर्च करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, पंचायतों को गांव के कल्याण के लिए सरकार ने जो धन दिया है उसे खर्च करने का अधिकार दिया गया है।
तो कथन में उजागर प्रबंधन के सिद्धांत की पहचान करिए, तो ये विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, यानी शक्तियों का क्या किया गया है, जमीनी स्तर पे विकेंद्रीकरण किया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है, तो इसमें सही आंसर है बी, प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाता है, तो विकेंद्रीकरण। जब भी विकेंद्रीकरण होगा तो जो अधीनस्थ हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, उनके महत्व को बढ़ाया जाता है, उन्हें कुछ अधिकार एवं शक्तियाँ दी जाती हैं कार्य करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। सौंपे गए कार्य के अंतिम परिणाम के बारे में अधीनस्थ की जवाबदेही, प्रतिमंडल के तत्वों की पहचान कीजिए, तो जवाबदेही होती है। सौंपे गए कार्य का अंतिम परिणाम के बारे में जो अधीनस्थ की जवाबदेही होती है वो कैसी होती है, वो जवाबदेही ही होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्यात्मक संरचना का क्या लाभ है, तो आसान कर्मचारी सीखिए जो है कार्यात्मक संरचना का लाभ है, सही आंसर डी है। आयोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, ये आयोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, सही आंसर ए। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना की विशेषता है, कार्यात्मक संरचना की विशेषता पूछ रहा है, तो कार्यात्मक विशेषज्ञता को बढ़ावा देता है, प्रबंध के विकास कठिन है या बनाए रखने के लिए एक किफ़ायती संरचना है, उपरोक्त सभी इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभागीय संरचना किस स्थिति में उपयुक्त होती है, तो जहां प्रमुख उत्पादों की संख्या एक से अधिक है, जहां संगठनों का आकार काफ़ी बड़ा हो, ऐसे में संभागीय संरचना क्या होती है, उपयुक्त होती है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि मंडल का तत्व नहीं है, तो प्राधिकरण, जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये तीनों क्या है, प्रतिनिधि मंडल के तत्व होते हैं। पूछा कौन सा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ढांचा सतर्कता से या जानबूझकर स्थापित किया जाता है, तो जानबूझकर औपचारिक संगठन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, उनके नियम कानून जो है वो बनाने पड़ते हैं जानबूझकर। विकेंद्रीकरण की मात्रा किसको इंगित करती है, तो विकेंद्रीकरण का मतलब है प्राधिकरण प्रत्यायोजन की मात्रा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बताया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि शक्तियाँ एक जगह केंद्रित ना होकर के भी केंद्रित होंगी अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो और इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रत्यायोजन करना पड़ता है, किसका, शक्तियों का, तो सही आंसर ए हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोजन किए जाने वाले कार्य को पहचानने और समूहबद्ध करने, जिम्मेदारी और अधिकार को परिभाषित करने और प्रत्यायोजित करने और लोगों को उद्देश्यों को पूरा करने में सबसे प्रभावी ढंग से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है आयोजन की। जो ये परिभाषा है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो लुइस एलेन के द्वारा आयोजन की ये परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हर कदम जो अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाता है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है, और जो कदम इसे कम करता है उसे, हर कदम जो अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाता है उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है, और जो कोई भी कदम इसे कम करता है उसे यहाँ केंद्रीकरण होना चाहिए, उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। ये किसके बारे में है, तो देखिए ये औपचारिक संगठनों में हो सकता है, क्योंकि जब अधीनस्थों का महत्व बढ़ाया जाएगा, उन्हें और शक्तियाँ दी जाएंगी तो विकेंद्रीकरण होगा, और नहीं दी जाएंगी, कम की जाएंगी अधीनस्थों के महत्व को, तो केंद्रीकरण होगा। तो इस तरह की बातें औपचारिक संगठनों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन से संबंधित नहीं है, तो इसमें सही आंसर जो है योजनाओं के क्रियान्वयन की शुरुआत करता है। कह रहा कौन सा नहीं है, तो ये तो है प्रबंधकीय और परिचालन कार्यों को करने में रूपरेखा प्रदान करता है, ये जो है इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारार्पण किया जाता है, किसका किया जाता है भारार्पण, तो अधिकारों का भारार्पण किया जाता है। एक बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण क्या होता है, तो अनिवार्य होता है। प्रभावी भारार्पण के लिए क्या आवश्यक है, तो संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, तो ये सभी क्या होंगे, प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ क्या होना आवश्यक है, तो अधिकार होना क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है, ये गलत होगा, गुलत कोई वर्ड नहीं है। गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन किसका है, तो डकर का ये कथन है। संगठन स्वतः निर्मित होते हैं, किस प्रकार के संगठन, तो देखिए जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो स्वतः निर्मित होते हैं, जबकि औपचारिक संगठन क्या होते हैं, जानबूझकर बनाए जाते हैं, नियमों कानूनों की रचना करनी पड़ती है, अनुशासन हेतु सारी चीज़ें लिखित रूप से बनानी पड़ती हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अधिकार सौंपने के मार्ग में कितने प्रकार की कठिनाइयाँ हैं? तो 3 प्रकार की कठिनाइयाँ इसमें बताई गई हैं। आज के लिए इतना ही, और जल्दी हम चौथा यूनिट लेके आएंगे, और उसके बाद से एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे लोक प्रशासन पे, जो लगभग 1 घंटे का होगा, और जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे रिवीजन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।